नमस्कार दोस्तों। तो अब आज हम देखेंगे सम्राट अशोक के बारे में। तो इसका जो है तो जीवन काल कब से रहा, 269 से 232 बीसी तक। तो सबसे पहले 269 बीसी में ये कब बैठा गद्दी पर, तो 269 बीसी में। ठीक, तो अशोक ने 99 भाइयों को मारकर राजा बना। ये काय में लिखा है, किस ग्रंथ में? तो ये लिखा है अपनी सिंहली साहित्य में। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो उसके पिता का नाम था बिंदुसार और उसकी माता का नाम सुभद्रांगी यानी दिव्यावदान। राजा बनने से पूर्व अवंती का राज्यपाल था। तो राजा बनने से पूर्व वह कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। प्रधानमंत्री कौन था उसका? राधा गुप्त। ठीक, उसका प्रधानमंत्री राधा गुप्त था। इसके बाद आप लोग देखो कि उसका जो है तो साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था। तो जो अवंती राष्ट्र उज्जैनी था वहाँ था। उत्तरापथ है जो, तो उसकी राजधानी उसने तक्षशिला। ठीक, और जो पूर्वी प्रांत प्राची जिसे कहा है उसकी राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक, और कलिंग ये तोसली। ठीक, तो कलिंग की राजधानी तोसली और दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी। तो ये उनकी मोस्ट राजधानियाँ थी, इनको देख लेना है आप लोग। और अशोक के नाम, तो अशोक का नाम क्या क्या था? मास्की, ये कर्नाटक। ठीक, इसके बाद इसके अन्य नाम भी थे, जैसे देवा नाम प्रिय और ये प्रियदर्शी और चंडाशोक। ये कलिंग ने विजय, कलिंग विजय के उपरांत इसका नाम रखा गया था। इसमें यही है। और इसमें आगे देखो, हाँ, तो अशोक की कलिंग विजय तो कब की थी? उसने सन 261 बीसी में। अशोक शासन काल के 8वें वर्ष, तो उसका जो है तो शासन काल पे कब बैठा था? 269 बीसी में। और इसके 8वें वर्ष मतलब कि 261 ईसा पूर्व इसने जो है तो अशोक ने कलिंग विजय की थी। जानकारी हमें प्राप्त होती है 13वें शिलालेख से। तो उस समय कलिंग का राजा था नंदराज। जो कलिंग का राजा था नंदराज, उसको हराकर इसने कलिंग विजय प्राप्त की थी। परिणाम क्या निकला? अशोक की विजय व 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक, इसका युद्ध का कारण क्या था? तो वो एक व्यापारिक था, मतलब व्यापार, पैसा धन कमाने के उद्देश्य से किया था इसने। राजधानी उसकी क्या थी? तोसली या संपा। ठीक, क्या थी? तोसली या संपा। इसके बाद अशोक व बुद्ध धर्म, जानकारी किससे मिलती है? बाब्रू लेख त्रिरत्न में विश्वास। अशोक का आरंभिक धर्म क्या था? ब्राह्मण। इसके बाद वह जानकारी क्या में हो गया था? बुद्ध धर्म में। ठीक है, तो इसने क्या किया कि अशोक ने दीक्षित किया। किससे दीक्षा ली? उसने ली थी भिक्षु उपगुप्त से। फिर बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा उसकी 7वें और 8वां शिलालेख से मिलती है। बोध गया से 10वें वर्ष और इसके बाद निगाली सागर 12वें, लुम्बिनी 20वें वर्ष। मास्की अभिलेख स्वयं को बुद्ध शाक्य कहता था। मास्की अभिलेख में लिखा है कि वह अशोक जो है तो स्वयं को क्या कहता था? बुद्ध शाक्य कहता था। उसने कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। और जो उसका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थी, वो प्रचार हेतु उसने इसी बुद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। किसे? पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अशोक का धम्म, जानकारी कैसे प्राप्त होती है हमें? तो जानकारी शिलालेख क्रमांक 11 से प्राप्त होती है। ठीक, इसमें अधिकारी कौन सा बनाया था उसने? धम्म महा या मात्रा नाम के अधिकारी बनाए थे, जो इसकी अशोक के धम्म की संपूर्ण व्याख्या और उसकी देखरेख करते थे। अशोक की फिर मृत्यु कब हो गई? तो 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। और जो बृहद्रथ था वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बना। ठीक, और बृहद्रथ को किसने मारा? उसके सेनापति मित्र शुंग द्वारा उसकी हत्या कर दी गई 185 ईसा पूर्व पे। और इसके बाद जो है तो शुंगों का शासनकाल प्रारंभ हो गया।
अब जो अशोक 13वें शिलालेख था उसमें 5 सीमांत यूनानी राजा हैं, तो इनको रहने दो। हाँ, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, तो वो अपने अपने अनुसार जैसे आर्थिक संकट और जैसे इसने क्या नाम है, हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा था कि अशोक की अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति। इसके बाद सबने अपना अपना, अब जैसे D.N. झा ने कहा था कमजोर उत्तराधिकारी। ठीक। हाँ, तो सबसे पहले मौर्यकालीन प्रशासन देखो, तो मौर्यकालीन प्रशासन था उसमें देखो केंद्र स्तर पर था, फिर प्रांतीय, फिर जिला, नगर, न्याय, गुप्तचर और सैन्य। इसमें से सबसे पहले देखो केंद्रीय प्रशासन, तो केंद्रीय प्रशासन में था निरंकुश व केंद्रीय राजतंत्रात्मक शासन था। स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य, इनका लक्ष्य तो यही था, लेकिन एक सशक्त। इसके बाद शासन का सर्वोच्च कौन होता था, राजा। राजा के नीचे 18 तीर्थ, 18 तीर्थों के नीचे 27 अध्यक्ष होते थे। ठीक है। तो जो उपाधा परीक्षण या चरित्र द्वारा नियुक्त, किनकी, तीर्थ, जो तीर्थ होते थे ऐसे किसी को भी नहीं बना देते थे, उनमें कुछ उनका चरित्र देखा जाता था और एक प्रकार से उनका इंटरव्यू टाइप में लिया जाता था। इसके बाद जो साम्राज्य का, एम्पायर का मैन हेड होता था उसे राजा कहते थे। प्रांत का जो उसके नीचे प्रांत आते थे, प्रांत या चक्र का जो होता था उसे कुमार या क्या कहते थे, प्रांतपति कहते थे। फिर मंडल का कौन होता था, तो प्रदेष्टा होता था। आहार या विषय का विषयपति होता था। और जो संग्रहण यानी 10 गांवों से मिलकर एक संग्रहण बनता था उसका कौन होता था, गोप होता था। और जो ग्राम होता था उसका ग्रामिक होता था। तो ये कुल कितने भागों में बट गया, 6 भागों में बटी थी। ठीक, 6 भागों इसके हो गए। अब जो प्रशासनिक अधिकारियों का बढ़ता हुआ क्रम है वो सबसे पहले गोप गांव का होता था, फिर स्थानिक, फिर युक्त, फिर राजुका, फिर प्रादेशिक, फिर विषयपति, फिर समाहर्ता, फिर महामात्र और फिर बाद में प्रांतपति और इसके बाद में राजा होता था। तो अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थों की सूची है। तो 18 तीर्थों की सूची में मुष्ट देखो, जैसे समाहर्ता किसे कहते थे, राजस्व को जो संग्रहण करता था। एक है सन्निधाता, सन्निधाता मतलब कोषाध्यक्ष, जो कोष का मैन अध्यक्ष होता था। एक है प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा कौन कहलाता था, ये कहलाता था न्यायालय का न्यायाधीश। व्यवहारिक, व्यवहारिक मतलब न्यायाधीश। ठीक, ये फौजदारी मामले निपटाता था और एक मुख्य न्यायाधीश टाइप में था। इसके बाद दंडपाल, तो सेना की सामग्री जुटाने वाले को क्या कहते हैं, दंडपाल कहते थे। इसके बाद 18 तीर्थों के बाद 27 अध्यक्ष जो उनके नीचे काम करते थे, तो उसमें इनके भी नाम लिखे हैं कुछ। जैसे एक है लक्षणाध्यक्ष। ठीक, तो मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष, ये होता था राजकीय कृषि एवं विभाग का अध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष, वैश्याओं का जो अध्यक्ष, वैश्य होती थी जो। और इसके बाद संस्थाध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का। इसके बाद मुद्राध्यक्ष। ठीक, तो इसका होता था पासपोर्ट अधिकारी। ऐसे करके ये होते थे। और एक है जो ये आयुधागाराध्यक्ष, तो ये शस्त्र और शास्त्रों के रख रखाव के लिए नियुक्त किए जाते थे। ये कौन होते थे, ये होते थे अपने जो 18 तीर्थ होते थे उनके जो नीचे काम करते थे 27 अध्यक्ष होते थे। ठीक, और ये है। इसके बाद प्रांतीय प्रशासन, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांतीय प्रांत थे, लेकिन जब अशोक महान आया तो उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। इसके बाद कल उसके 5 प्रांत हो गए। तो प्रांत चक्र इसका कौन होता था, कुमार या प्रांतपति। ये अधिकतर सामान्यतः राजकुमार ही बनते थे। और फिर युक्त, तो अशोक द्वारा नियुक्ति अधिकारी। ठीक, ये युक्त कहलाते थे। फिर जिला प्रशासन, ये होते थे जिला प्रशासन जो जिला, विषय या आहार, इसे क्या कहते थे, विषयपति या आहारपति। ठीक, और प्रादेशिक मतलब संभाग आयुक्त टाइप के लेवल का होता था ये। और राजुक होता था वो राजस्व न्याय का होता था, रज्जुक कह लो उसे। ठीक, एक रक्षण नाम का शब्दावली है तो उसको कहते हैं पुलिस। ठीक, जानकारी हमें नगर प्रशासन की इंडिका से हुई है, मेगास्थनीज से। नगर प्रशासन 30 सदस्यों का मंडल होता था। 6 समितियां थीं, प्रत्येक में 5 सदस्य। इस प्रकार कुल कितने हो गए, 6 सदस्यों का मंडल हो गया। और अब इसमें न्याय प्रशासन सर्वोच्च राजा होता था। ठीक,
और इसमें दीवानी न्यायालय धर्मश और कंटक या शोधन फौजदारी मामले प्रतिष्ठा देखता था। कर की चोरी हेतु इसमें मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक। गुप्तचर व सैन्य, तो अर्थशास्त्र में संगठित गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था महामात्या परसप। ठीक। तो जो इसमें दो गुण पुरुष होते थे, यानी कि दो गुप्तचर होते थे, एक संस्था एक संचारा। तो जो संस्था होता था वो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाला होता था, जो संचारा होता था वो भ्रमणकालीन गुप्तचर होता था। ठीक। और एक ये अन्य प्रकार के भी होते थे, ये भ्रमणशील होते थे। कौन? परिव्राजिका। ठीक। तो इनको नहीं, एक संस्था देख लो और एक संचारा। सैन्य प्रशासन, चारों वर्णों के लोग शामिल होते थे। ठीक। सैन्य प्रशासन सभी चतुरंग बल होती थी, इसमें हर प्रकार की सेना होती थी, 4 प्रकार की। कौन सी? पैदल, अश्व, रथ, हाथी। चिन्ह इसका क्या था? तो मोर था। सेनापति, सेना प्रमुख, सेनापति। मेगास्थनीज में 6 समितियों द्वारा प्रशासन होता था। इसके बाद प्लिनी ने क्या कहा है, जो चंद्रगुप्त की सेना में कितने कि 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे। ठीक। गुप्तचरों की सेना को लुटेरों की सेना किसने कहा है? जस्टिन ने कहा है। नायक, जो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था उसे नायक कहा जाता था। और इसकी समाज व्यवस्था कैसी थी? इसमें चतुवर्ण व्यवस्था थी। तो जो ब्रह्मदेव थे वो ब्राह्मणों की दी हुई करमुक्ति भूमि मिलती थी और दंड विधान से मुक्त होते थे ब्राह्मण। मेगास्थनीज में 7 समाज की 7 श्रेणियों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी? दार्शनिक, कृषक, शिकारी व पशुपालक, व्यापारी व शिल्पी, योद्धा, गुप्तचर, मंत्री। दास प्रथा भी होती थी इसमें। मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी। मेगास्थनीज ने क्या कहा है, जो मेगास्थनीज में लिखा है इंडिका में, कि इसमें दास प्रथा नहीं थी। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास बताए गए हैं और आर्यों को दास नहीं कहा गया है। मानवीय व्यवहार अलग अलग रहता था। और महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तलाक की व्यवस्था थी, नियोग व्यवस्था थी, पुनर्विवाह था, लेकिन सती प्रथा नहीं थी। अच्छा, रूपाजीवा किसे कहा जाता है? आजीविका कमाने के लिए जो वेश्यावृत्ति करती थी महिलाएं, उन्हें रूपजीवा कहा जाता था। ठीक। और घरों के अंदर रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अनिष्कासनी। ठीक। और इसको सूर्य भी ना देख सके, यानी जो पर्दा में रहती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था असूर्य पश्या। अर्थव्यवस्था कैसी थी? मुख्य आधार क्या था? पशुपालक पालन, वार्ता इसका शब्द है, और उसको कहते थे कृषि और पशुपालन और व्यापार तीनों। तो इसमें मुख्य कार्य बलि लगता था, 1 भाग लगता था, जो उपज का 1/6 भाग। समाहर्ता, राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था। सीता, राजकीय एवं वन भूमि से आय पर कर लगता था, उसे सीता कहते थे। बलि एक प्रकार का भू राजस्व कर था। प्रणय आपातकालीन कर था। हिरण्य नगद कर था। सेतुबंध सिंचाई कर था। बिष्टि बेगार। ठीक। जो सिक्के, सिक्के इसमें निष्क महत्वपूर्ण है, जो स्वर्ण सिक्का है। इसके बाद मासक या मसक, ये तांबे का सिक्का होता था। और इसमें देखने लायक है धारक या रूपक, चांदी का सिक्का होता था। निष्क देख लो, निष्क इम्पोर्टेंट है, स्वर्ण सिक्का होता था। गांव के प्रकार, तो परिहारिका यानी कर मुक्त गाँव, और आयुधिका यानी सैन्य आपूर्ति करने वाला गांव, और कच्चे माल की आपूर्ति कुप्प। अन्य तत्व, सर्वोत्तम फसल इसकी चावल होती थी। और इसमें फिर द्विमात्रात्मक, सिर्फ वर्षा द्वारा खेती पर निर्भर होते थे। कृष्ट यानी जीती हुई भूमि को कहा जाता था कृष्ट। ठीक। और इसमें कला भी है, तो सांची का स्तंभ 4 सिंह वाला कला बलुआ पत्थर से निर्मित है। और अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविका को 3 गुफाएं प्रदान की, गोपी गुफा, बाकी गुफा और पद्धतिक गुफा। इसके बाद अशोक के स्तंभ, तो लाल बलुआ पत्थर एवं पॉलिशदार स्तंभ। सारनाथ ये कहाँ है? ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्तंभ अभिलेख है। शीर्ष भाग सिंह चतुष्मुख, इसमें क्या है? सिंह चतुर्मुख हैं, जो 1950 में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना।
मध्य भाग 24 तीलियों वाला अशोक चक्र। ठीक, तो कहाँ है ये? बनारस में है, उत्तर प्रदेश। अशोक के स्तूप, तो बुद्ध एवं बुद्ध संतों की स्मृतियाँ एवं उनके शारीरिक अवशेष जैसे उनकी अस्थियाँ, दांत एवं उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं के ऊपर बनाए जाते थे। प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है इसका। सांची का स्तूप रायसेन में है, अशोक द्वारा ईंटों से निर्मित कराया गया है। 1818 में टायलर द्वारा इसकी खोज की गई। इसमें 3 स्तूप हैं, महास्तूप, काला स्तूप और स्तूप नंबर 3। तो महास्तूप में क्या है? भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। काला स्तूप में क्या है? अशोक कालीन धर्म प्रचारकों के अवशेष हैं। स्तूप 3 में क्या है? सरिपुत्र और महामुद्गलायन के अवशेष हैं। भरहुत स्तूप सतना में है, इसे 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजा गया था। ठीक, जबकि पुष्यमित्र सिंह द्वारा पूर्ण किया गया था। नींव किसने रखी थी? अशोक ने रखी थी। स्तूप की संरचनाएं हैं ये। जो हर्मिका किसे कहते हैं? तो हर्मिका आप देखो कि अंड के ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती थी जिसे हर्मिका कहते थे। और हर्मिका से एक मस्तूल निकला होता था जिसे यष्टि कहते थे। यष्टि पर 3 छतरियाँ लगी होती थीं। और इसमें देखो कि अंड जो है तो शांति का प्रतीक होता था। तोरण द्वार स्तूप के चारों ओर प्रवेश के द्वार बनाए जाते थे जो चारों दिशाओं को बुद्ध के संकेतों को फैलने का प्रतीक देते थे। छत्र बुद्ध विचारों भिक्षुकाओं का प्रतीक होते थे। श्रद्धा, सम्मान और उदारता हो भरे होते थे इनका वो। और इसके बाद मौर्यकालीन शब्द एवं उनके अर्थ, हाँ इसमें ये इम्पोर्टेंट है। तो सीता राज की भूमि और इस भूमि से प्राप्त आय को सीता बलि एक प्रकार का धार्मिक कर व चढ़ावा क्षेत्रक भूमि का मालिक होता था। उपवास यानी काश्तकार होता था। रूप जीव वैश्यावृत्ति करके जीवन यापन करने वाली स्त्रियाँ। जेठक यानी शिल्पी संघ की का मुखिया होता था। रक्षित यानी पुलिस होता था। अमात्य यानी उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का वर्ग होता था। रज्जु यानी भूमि माप समय लिया जाने वाला कर। उद्रंग यानी सिंचाई कर। प्रणाय यानी आपातकालीन कर। सार्थवाह व्यापारियों का काफिला। वार्ता यानी कृषि, पशुपालन एवं व्यापार। महामात्या पर्ष यानी गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष। गृहपति भूस्वामी। सेतु फल फूल सब्जियों पर लिया जाने वाला कर। विष्टि यानी बेगार।